नए इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे बहुत सारी ऐसी गलती होती है जो कर बैठते हैं, बट प्रॉब्लम इस बात से नहीं होती है कि गलती हो जाती है, क्योंकि गलती तो होनी ही है और शुरू टाइम में कहीं पर भी आप किसी भी काम को करेंगे तो वहाँ पर गलती होती है। मतलब प्रॉब्लम इस बात से हो जाती है कि लोग जानबूझकर गलती कर देते हैं, मतलब बिल्कुल वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमें किस तरह की बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से कुछ मेजर गलतियां हैं जो बहुत सारे इन्वेस्टर करते हैं। खास तौर से बहुत सारे लोग जब अपनी पोर्टफोलियो मेरे साथ शेयर करते हैं, जब उनकी पोर्टफोलियो में देखता हूं तो उनकी पोर्टफोलियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई ये तो पोर्टफोलियो नहीं बल्कि ये पूरी म्यूचुअल फंड की एक मार्केट खरीद कर रखा हुआ है भाई साहब ने, या फिर शेयर मार्केट एक खरीद कर रखा हुआ है। एक्चुअली ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके पोर्टफोलियो में इतने ज़्यादा फंड्स ऐड होते हैं कि उनको देखकर मतलब दिमाग बिल्कुल घबरा जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसे कमेंट्स भी मैं आपको दिखलाऊंगा। देखिए मेरा मकसद ये नहीं है किसी का दिल दुखाना नहीं है, या आपका भी पोर्टफोलियो है तो आपको मतलब बुरा भला कहना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से करने चाहिए, और आपकी जो हो रही है गलती है जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको नुकसान हो सकता है, उस गलती को सुधार कर देना, ये मेरा मकसद है। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस भी यही है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप अपनी पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स ऐड करके रखते हैं अलग अलग तरीके के, तो उससे आपको क्या परेशानी हो सकती है, और अगर आप एक ही कैटेगरी के बहुत सारे फंड्स ऐड करके रखते हैं वहां पर क्या परेशानी हो सकती है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा फंड ऐड करने के और भी बहुत सारे क्या क्या नुकसान हैं, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए मेरे पास काफ़ी दिन पहले एक भाई ने इस तरह का कमेंट किया था, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मतलब इनकी पोर्टफोलियो में इतने सारे फंड्स हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। मतलब टोटल 8 फंड्स हैं। सबसे पहला फंड्स है निपॉन इंडिया, उसके बाद है एक्सिस, उसके बाद है आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद कोटक, उसके बाद एसबीआई, उसके बाद कौंट है, एचडीएफसी है, उसके बाद डीएसपी है। आप इनका कमेंट पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। इनके कहने का मतलब है कि ये सारे फंड्स हैं वो एक ही कैटेगरी के हैं, मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी के ही ये सारे फंड्स हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, ये आपको नहीं लगता है कि मतलब कुछ ज़्यादा हेवी पोर्टफोलियो हो गया है? कुछ नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा हेवी पोर्टफोलियो हो गया है। इसका एक सबसे बड़ा जो नुकसान है वो क्या है, अब यहाँ से आपको गौर से समझना है, क्योंकि अगर आप इधर उधर देखते हुए वीडियो को देखेंगे, केयरफुली नहीं देखेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको ये बात पल्ले नहीं पड़ने वाली है। अगर बहुत सारे फंड्स आपने ऐड करके रखे हैं और वो भी एक ही कैटेगरी के, तो इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपने एक ही कैटेगरी के बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो यहां पर सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है वो होल्डिंग टकराने का, मतलब होल्डिंग मैच होने का प्रॉब्लम होता है। देखिए मैं यहां पर कहना क्या चाह रहा हूं, इसको आप समझिए। जैसे निपॉन इंडिया में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जब आप उसकी होल्डिंग देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है निपॉन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल, जबकि कर नहीं रहा है, मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूं, या कर भी रहा होगा कोई ऐसा भरोसा भी नहीं है, लेकिन मैं यहां पर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, समझ रहे कि नहीं। मान लीजिए कि निपॉन इंडिया में आपने इन्वेस्टमेंट किया, अब निपॉन इंडिया अपने पैसे में से कुछ परसेंट बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है। उसके बाद कौंट स्मॉल कैप फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया, कौंट स्मॉल कैप के जो फंड मैनेजर है ये भी अपने पैसे में से कुछ परसेंट जो है ना बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों के जो होल्डिंग है मतलब टकरा गई। और भी कुछ कंपनीज मतलब अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन अगर ये टकरा जा रही है तो इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा, इससे ये प्रॉब्लम होगा कि अगर बाय द वे किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी रीजंस की वजह से अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स मार्केट में नीचे की तरफ गिरने लगे, तो आपको क्या लगता है जब मार्केट में शेयर मार्केट में उसके शेयर्स गिरने लगेंगे तो क्या म्यूचुअल फंड में जो उसके फंड है उसके परफॉर्म बुरे नहीं हो जाएंगे? 100 to 10% हो जाएंगे।
और यही चीज़ हुआ भी है। देखिए यहाँ पर भाई साहब ने जो मेरे पास कमेंट करके भेजा हुआ है उनमें 8 फंड्स हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कौन कौन सा है। निप्पॉन इंडिया को सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं। निप्पॉन इंडिया को हमने सर्च कर लिया है। उसके बाद अब इसके होल्डिंग में हम जाएंगे। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा को तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था, लेकिन यहाँ पर रियल में ही निप्पॉन इंडिया के जो फंड मैनेजर हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 1.01% का मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर टाइम लग सकता है, समझ रहे कि नहीं, लेकिन इसी को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी को मैं आपको मेनली समझाना चाहता हूँ। अगर आपने इसी को नहीं समझा तो समझिए फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लू स्टार लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें निप्पॉन इंडिया का फंड मैनेजर अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसके बाद इसी तरीके से एक्सिस स्मॉल कैप भी है। वो 8 जो अपना पोर्टफोलियो भाई साहब ने शेयर किया है, उनके पोर्टफोलियो में टोटल 8 फंड है। दूसरे नंबर का फंड है एक्सिस स्मॉल कैप। तो चलिए एक्सिस स्मॉल कैप को जब हम सर्च करते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप को हमने सर्च कर लिया है। उसके बाद इसकी होल्डिंग्स में हम जाएंगे। होल्डिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ब्लू स्टार लिमिटेड यहाँ पर कंपनी, मतलब एक्सिस स्मॉल कैप में इसने इन्वेस्टमेंट किया है और एक्सिस स्मॉल कैप का फंड मैनेजर भी अपने कुछ पैसे को ब्लू स्टार लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रही है। उसी तरीके से भाई साहब एक फंड और भी है कोटक स्मॉल कैप फंड, इसमें भी भाई साहब ने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो कोटक में भी आप देखेंगे कि वहाँ पर भी ब्लू स्टार लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। मतलब निप्पॉन इंडिया में भी, एक्सिस में भी, उसके बाद कोटक में भी, उसके बाद एसबीआई के भी फंड मैनेजर ने ब्लू स्टार लिमिटेड कंपनी जो है उसमें अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इस तरीके से कई सारे फंड्स इनके पोर्टफोलियो में ऐसे हैं जिनमें एक ही मतलब सेम कंपनी में इनके पैसे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर यह प्रॉब्लम होता है कि अगर बाय द वे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से अगर ब्लू स्टार लिमिटेड कंपनी का अगर शेयर्स गिरने लगा या किसी तरह से प्रॉब्लम हुआ कि उसके शेयर्स नीचे की तरफ आने लगे या फिर उसके शेयर सस्ते हो गए, तो आप वहां पर सोच सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में अगर 8 फंड एक ही कैटेगरी के ऐड है, जिस तरह से यहां पर देखा गया है और देखा जा रहा है, इस तरीके से अगर आपकी पोर्टफोलियो का भी हाल है तो सोचिए कि आपके पोर्टफोलियो के ज़्यादातर फंड्स ऐसे हैं जिनके रिटर्न खराब हो सकते हैं, क्योंकि उनकी होल्डिंग तो मैच हो रही है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ ही फंड्स की होल्डिंग्स को आपको चेक करके मैंने दिखलाया है और आपको मैंने लाइव दिखलाया है। देखिए तो अभी तक वीडियो में हम ये बात कर रहे थे कि अगर एक ही कैटेगरी के बहुत सारे फंड्स अगर आपने अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा हुआ है तो वहां पर क्या होगा कि बहुत सारे आपके फंड्स ऐसे रहेंगे आपके पोर्टफोलियो में जिसकी शेयर होल्डिंग बिल्कुल सेम रहेगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर यह होता है डाइवर्सिफिकेशन का। देखिए चिल्ला कर म्यूचुअल फंड पे ज्ञान देने वाले लगभग जितने लोग हैं वो सारे लोग ये कहते हैं कि आपको डाइवर्सिफिकेशन का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए, और यकीन मानिए हकीकत भी है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपके रिस्क को रिड्यूस करने में, डिक्रीज करने में और आपके रिटर्न्स को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, बट अगर आपके इन्वेस्टमेंट का तरीका यही है जिस पे हम बात कर रहे हैं तो यकीन मानिए इसमें कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। इसमें आपको किधर से डाइवर्सिफिकेशन नज़र आ रहा है? कोई भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में एक ही कैटेगरी के बहुत सारे फंड्स ऐड हैं जिसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन भी आपके पोर्टफोलियो में सलामत नहीं रहा, मतलब वो भी ख़त्म हो गया। तो अब आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। उसके बाद जो सबसे मेन प्रॉब्लम होता है वो ये वाला होता है कि भाई म्यूचुअल फंड हो या शेयर मार्केट हो, कमाल ये नहीं होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क ले लीजिए या आप अपने रिस्क प्रोफाइल से ज़्यादा उससे ओवर उठकर आप रिस्क ले लीजिए और बाद में आपको मालूम पड़े कि अफसोस के अलावा आपको कुछ न मिला हो। बल्कि कमाल की बात यह होती है कि हम कम से कम रिस्क लेते हुए अच्छा से अच्छा रिटर्न कैसे गेन कर पाएंगे। अगर आप कम से कम रिस्क लेते हुए एडजस्टेड रिस्क के साथ अगर एडजस्टेड और अच्छा खासा रिटर्न अगर आप गेन कर लेते हैं तो ये एक कमाल की बात होती है, क्योंकि हमारा मकसद होता है अच्छा खासा रिटर्न कमाना। उसके बाद लास्ट में एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे लोग डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में बहुत सारे फंड्स ऐड कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन क्या आपको पता है कि आपको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने फंड्स आपकी पोर्टफोलियो में होना चाहिए? देखिए 3 से 4 और 4 से 5, ये
बहुत ज़्यादा हो गया। ये 4 से 5 ही फंड्स आपको ऐड करने चाहिए, उसमें भी कुछ इंडेक्स फंड होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो मिड कैप और एक स्मॉल कैप, ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्मॉल कैप, 2 तो ओवर हो गया मैं कहता हूँ, है ना। वरना मल्टी कैप वगैरह का यूज़ आप कर सकते हैं, इंडेक्स फंड का यूज़ कर सकते हैं, लार्ज कैप वगैरह का मतलब इस्तेमाल आप कर सकते हैं एज के अकॉर्डिंग। देखिए एज के अकॉर्डिंग कैसे आपको रिस्क लेना चाहिए, किस तरह के फंड्स आपको चुनने चाहिए, इसके लिए भी हमने वीडियो बनाकर रखा हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद हमारे और भी प्लेलिस्ट वगैरह को आप चेकआउट कर सकते हैं। हो सकता है कि वहां पर भी आपकी ज़रूरत की कोई चीज़ें निकल आए, तो आप ज़रूर एक मरतबा जाकर हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।